So the next topic is geometric progression और GP. ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने कैसे डिफाइन किया था कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ consecutive term is constant and this constant ratio is called common ratio. ठीक है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज ए जनरल GP कैन बी गिवन एज, ठीक है, AR स्क्वायर एंड सो ऑन. ठीक है, एक जनरल GP को ऐसे दे सकते हैं. इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो हमारा हो गया A, कॉमन रेशियो वो हो गया हमारा R. ठीक है, R अगर हमने कॉमन रेशियो के लिए यूज कर लिया है तो फिर हम ऐसे बोलेंगे kth टर्म विल बी TK इज इक्वल टू. अब kth टर्म कैसे निकालेंगे, देखो फर्स्ट टर्म में A आ रहा है, दूसरे टर्म में A आ रहा है, तीसरे टर्म में A आ रहा है, तो kth टर्म में भी A आएगा, पहली बात. दूसरा, पहले टर्म में R की पावर 0 है, दूसरे टर्म में R की पावर 1 है, तो kth टर्म में R की पावर कितना हो जाएगा, हमेशा एक कम आएगा, k-1. ठीक है, ये kth टर्म हो गए. अब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, that is basically Sn, that can be taken as A times common ratio raised to power number of terms minus 1 upon common ratio minus 1. ठीक है, ये आ गया. वैसे जो सम निकालने का फॉर्मूला, सम निकालने का जो तरीका है, जो प्रूफ है, वो तो ऐसे है कि GP लिख लिया वैसे AR स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टिल AR रेज्ड टू पावर n-1. अगर n टर्म्स तक का सम निकालें तो R की पावर 0 से लेके R की पावर n-1 तक हो गया ये. अब हमने क्या किया, सम निकालने के लिए इसमें कॉमन रेशियो R से मल्टीप्लाई किया और एक टर्म शिफ्ट कर दिया, तो ये AR हो गया. इसको A से मल्टीप्लाई किया तो इधर आ गया, इसको A से मल्टीप्लाई किया तो AR स्क्वायर यहाँ पे आ गया एंड सो ऑन. इसके नीचे भी R रेज्ड टू पावर n-1 आएगा और जो इस वाले टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो AR रेज्ड टू पावर n आ जाएगा. ठीक है, अब हमने इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड से आ जाएगा 1 माइनस R इंटू S इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म A आ गया और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सारे ऐसे कैंसिल हो गए यहाँ तक. फिर एक लास्ट टर्म बचेगा माइनस AR रेज्ड टू पावर n और यहाँ तो सब कैंसिल ही हो गए, तो केवल A बचा एंड ये वाला टर्म बचा. दैट इज नथिंग बट A कॉमन ले लिया तो 1 माइनस R रेज्ड टू पावर n. ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कितना आ गया, S या Sn बोल लिया, n डिनोट कर रहा है कि n टर्म्स का समेशन है. A इंटू 1 माइनस R रेज्ड टू पावर n डिवाइडेड बाई इस 1 माइनस R को इधर ले गए. ठीक है, ये आ गया हमारे लिए. और इसमें क्या क्या चीज ध्यान रखने लायक है कि जो n है दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, जितने भी टर्म्स लिखे हुए हैं, क्योंकि हम GP तो शुरू AR क्यूब से भी कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे टर्म्स कितने लिखा हुआ है, पहली बात. दूसरी बात कि अगर ऊपर R का टर्म पहले लिखा है तो नीचे भी R का टर्म पहले लिख लिया, अगर ऊपर R का टर्म बाद में लिखा है तो नीचे भी बाद में लिखा, तो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई झंझट नहीं होगा, अपने आप ये फॉर्मूला आ जाएगा. ठीक है, तीसरी बात क्या है
कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो r इज इक्वल टू 1 के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, नोट 1, इसको मान लिया हमने, बोल दिया फॉर्मूला 1। इफ r इज इक्वल टू 1 देन, मतलब अगर कॉमन रेशियो 1 हो जाए तो जो GP होगा, देन GP विल बी, अगर कॉमन रेशियो 1 हो जाए तो A ऐसे करके हो जाएगा अप टिल n टर्म्स। तो उस वाले केस में Sn जो हो जाएगा वो सिंपली n टाइम्स A हो जाएगा। A को ऐड कर दिया n टाइम्स, तो n टाइम्स कितना हो जाएगा A। इस वाले फॉर्मूले में ऑफ कोर्स अगर r इज इक्वल टू 1 के बराबर है तो डिनोमिनेटर की वजह से r इज इक्वल टू 1 रख नहीं सकते। ठीक है, तो GP के सम के लिए जो ये इक्वेशन 1 है दिस इज ऑलवेज वैलिड। बस केवल जब r 1 होगा तब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो सीधा सीधा ऐसे ही A हो जाएगा, सारे टर्म्स बराबर हो जाएंगे। तो n टाइम्स जो भी टर्म बराबर है ये, ठीक है, उसके बराबर सम आ जाएगा अगर हमें सम चाहिए होगा तो। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा नोट, इफ जो r का मैग्नीट्यूड है अगर वो 1 से छोटा है एंड n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। ठीक है, मतलब अगर हमने नंबर ऑफ टर्म्स को बढ़ाते हुए चले गए, इनफाइनाइट की तरफ ले गए, और जो कॉमन रेशियो है वो अगर 1 से छोटा है, तो फ्रैक्शन के ऊपर अगर हम इनफाइनाइट पावर ले, जैसे हाफ इंटू हाफ किया तो 1/4 हो गया, फिर इंटू हाफ किया 1/8 हो गया। तो अगर हम फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करते ही चले जाएं तो वैल्यू रिड्यूस होते ही चला जाएगा। तो अगर फ्रैक्शन की तरफ फ्रैक्शन की पावर हम इनफाइनाइट को ले जाएं तो वैल्यू 0 को जाएगा। तो दिस विल इम्प्लाई r रेज़्ड टू पावर n वाला टर्म्स कहाँ जाएगा, 0 को। और इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या है। तो अगर r रेज़्ड टू पावर n 0 को जा रहा है तो ये r रेज़्ड टू पावर n वाला टर्म खत्म हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा a के साथ और नीचे 1 माइनस r बचेगा। तो उस सम को हम ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन 1 माइनस r। ये हो गया सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, बट दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन मॉड r इज लेस देन 1। मॉड r इज लेस देन 1 का मतलब क्या है कि r -1 और 1 के बीच में ना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन होना चाहिए, तभी ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर r का वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज 1 से बड़ा हुआ तो फिर इनफाइनाइट टर्म्स का सम आएगा नहीं, क्योंकि वो वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी को जा रहा होगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ऐसे लिखा 2, ये ठीक है, 1/5 एंड सो ऑन इज GP with infinite terms, then find sum of GP। मतलब sum of GP नहीं बोलेंगे, sum of infinite terms। तो आंसर कितना हो जाएगा, कॉमन रेशियो कितना है, GP तो उसने खुद ही बोल दिया कि GP है, तो कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/10। तो ये तो 1 से छोटा है, अगर ये 1 से छोटा है तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज S इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, A अपॉन 1 माइनस R। A इज 2 एंड 1 माइनस R, this is 2 upon 9/10। so this will be 10 ऊपर गया तो 20 upon 9। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, हाँ, ये बेसिकली 20 upon 9 हमें क्या दे रहा है, 20 upon 9 का वैल्यू तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हमने इस सीरीज में जितने ज़्यादा टर्म लेंगे, इनफाइनाइट तो कुछ होता नहीं है, तो S इन्फिनिटी का मतलब क्या है, थियोरेटिकल मतलब क्या है, इसका थियोरेटिकल मतलब ये है कि दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द समेशन। मतलब अगर n इनफाइनाइट को जा रहा है, मतलब हमने 1 लाख टर्म लिए, तो जो आंसर होगा दैट विल बी वेरी क्लोज टू 20/9। फिर हमने 1 लाख की बजाय मान लिया 10 लाख टर्म ले लिए, तो जो आंसर है वो 20/9 के और क्लोज आ जाएगा। फिर हमने मान लिया 1 करोड़ टर्म ले ली तो और क्लोज आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो अगर हम इनफाइनाइट की तरफ चलते चले जाएं तो जो
सारे टर्म्स का सम है वो 20/9 की तरफ अप्रोच करेगा। ये ठीक है, एस इन्फिनिटी का मतलब ये होता है। बाकी एपी के विज़िव जितने पॉइंट बोले थे यहाँ पे भी वो मोर और लेस सारे एप्लीकेबल हैं। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर में फर्स्ट पॉइंट, इफ ए बी सी आर इन जीपी देन, जीपी का मतलब यही होता है ना कि कॉन्जुगेटेड टर्म का रेशियो बराबर हो। तो बी बाई ए बराबर सी अपॉन बी, दिस विल इम्प्लाई बी स्क्वायर बराबर ए सी। ये ठीक है, एक तो ऐसे लिख सकते हैं कंडीशन। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है, पॉइंट 1। पॉइंट 2 क्या है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स in GP can be taken symmetrically around AR A by R। ये ठीक है, ऐसे और नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब अगर 3 लेना है तो ये ले सकते हैं, 5 लेना है तो इससे पहले वाला a बाई आर स्क्वायर एंड इसके अगले वाला ए आर स्क्वायर, ये और ले लिया एंड सो ऑन। ठीक है, एपी में भी कुछ ऐसे रिजल्ट आया था और उसी की तर्ज पे हम क्या बोल सकते हैं कि देखो, अगर हम कभी भी जीपी को ऐसे ले लें, ए आर मतलब ऐसे ले लें, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, तो इससे भी हमेशा काम हो जाएगा। ये ठीक, मैथमेटिकली इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस इसका थोड़ा सा फ़ायदा कब होगा, ये ठीक है, वो फ़ायदा भी नहीं बोल सकते, मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हो जाएगी और कुछ नहीं। कि अगर उसने बोला कि 3 टर्म जीपी में है तो हमने उनको ऐसे मान लिया, फिर उसने बोला कि एंड इन 3 टर्म्स का प्रोडक्ट इतना है, तो जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली कुछ नहीं है, आर कैंसिल हो जाएगा, ए निकल आएगा सीधा। ठीक है, अगर हम ऐसे माने तो भी वो सॉल्व हो जाएगा, मैथमेटिकली कोई अंतर नहीं है। और अगर प्रोडक्ट में दे रखा है तो ऐसे मान सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो हमेशा ही जीपी ऐसे मान सकते हैं, चाहे उसमें नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो चाहे ऑड हो। इस वाले केस में जो कॉमन रेशो है वो आर के बराबर है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं जीपी में तो वी कैन टेक इट ए बाई आर एंड ए आर के अराउंड। ये ठीक, कुछ कुछ एपी जैसी चीज़ है। इस वाले केस में क्या होगा कि ए बाई आर से ए आर तक जाने में आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस वाले केस में कॉमन रेशो आर स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो मतलब अगर मेरे को 4 टर्म लेने हैं तो ए आर से अगला टर्म क्या होगा, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। ऐसे ए बाई आर से पहला टर्म कितना होगा, ए बाई आर क्यूब एंड सो ऑन। तो 4 टर्म ऐसे लेंगे। अगर 6 टर्म लेने हैं तो इससे एक पहले ले लिया और ए आर क्यूब से एक आगे ले लिया, ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट 2। अब आगे चलते हैं पॉइंट 3, which says if we multiply a constant number, k with each term of GP, then resulting series will be GP with common ratio। विद मतलब सेम कॉमन रेशियो। अगर मैं सारे टर्म्स को के से मल्टीप्लाई किया तो जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो है उसमें के तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो जो जीपी है उसका कॉमन रेशियो वही रहेगा जो पहले से है। ठीक है, पॉइंट 3 ये हो गया। और पॉइंट 4 हम बोल सकते हैं, इफ 2 जीपी आर मल्टीप्लाइड
multiplied, then resulting series will be in GP. Then resulting series will be in GP with common ratio is equals to R1 into R2. ठीक है, R1 और R2 के बराबर, मतलब एक जीपी हो गए, दूसरी जीपी हो गए, उसके करस्पॉन्डिंग टर्म, मतलब पहले टर्म, दूसरे टर्म, तीसरे टर्म, इनको मल्टीप्लाई किया तो जो सीरीज आएगा वो भी जीपी में ही आएगा और उसका कॉमन रेशो क्या होगा, पहले वाले और दूसरे वाले का कॉमन रेशो का प्रोडक्ट। अगर जीपी के सारे टर्म्स में कोई नंबर जोड़ दें तो इन जनरल जीपी नहीं आएगा। सही है। अच्छा, अगर मल्टीप्लाई करने पे जीपी आ रहा है तो एक जीपी के टर्म्स को दूसरी जीपी के टर्म से डिवाइड करने पे भी जीपी आएगा। उस वाले केस में जो कॉमन रेशो है वो R1 अपॉन R2 हो जाएगा, बस 0.5 विल बी ज्योमेट्रिक मीन और GM। ठीक है, फॉर n पॉजिटिव नंबर्स, ये कोई भी n पॉजिटिव नंबर्स दे रखा है, A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टिल AN। सही है। वी डिफाइन GM इज इक्वल्स टू, ज्योमेट्रिक मीन कैसे डिफाइन करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया अप टिल AN और फिर सब का रूट 1/n ले लिया। ठीक है, ये आ गया हमारा GM। और 5.1 इन पर्टिकुलर बोलें तो इन पर्टिकुलर, मतलब इसका एक स्पेशल केस अगर देखें और दो ही नंबर है, फॉर 2 पॉजिटिव numbers x1 and x2, GM बराबर कितना हो जाएगा, रूट ओवर x1 इंटू x2। सही है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें कि GM ऑफ 118 कितना होगा, तो ऑफकोर्स 3 नंबर है तो उन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया एंड क्यूब रूट ले लिया। 3 नंबर तो क्यूब रूट लेंगे, तो 8 का क्यूब रूट तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, या फिर GM ऑफ 1, 2, 2, 3, 4 नंबर है तो इन चारों को मल्टीप्लाई कर लिया, 1, 2, 2, 3 एंड देन 4th रूट ले लिया, तो यह आ जाएगा 12 का 4th रूट। ये हो गया। ठीक है। अच्छा, जैसा एपी में बोला था वैसे ही जीपी में भी एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि अगर टर्म्स जीपी में हैं, मतलब जीएम को डिफाइन होने के लिए टर्म्स को जीपी में होना जरूरी नहीं है, बट अगर जीपी में है तो वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, तो वो लिख लेते हैं। नोट 6, फॉर जीएम टू बी डिफाइंड terms need not to be in GP। ये ठीक है, उनको GP में होना जरूरी नहीं है। ठीक है, बट if they are in GP then GM of the terms, GM of the terms taken symmetrically from both ends will be constant। एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टी एपी में है। ये ठीक है, वो
AM के ऊपर एप्लीकेबल होगा, ऐसे GP में, ऐसे HP में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ G1, G2, G3 एंड सो ऑन अप टिल GN, ये ठीक है। ये अगर एक GP दिया हुआ है, अगर ये GP है तो इधर से पहला टर्म उठाया, इधर से पहला टर्म उठाया, तो G1 GN इसका स्क्वायर रूट, या फिर इधर से मान लिया दूसरा एंड पांचवा टर्म उठाया, तो इधर से भी दूसरा एंड पांचवा उठा लिया, तो GN-1 GN-4, इसका GM निकालना है तो 4 टर्म लिए हैं टोटल, तो फोर्थ रूट निकालना पड़ेगा। ये सब बराबर आएगा, ये ठीक है। या फिर हमने सारी नंबर उठा लिए G1 G2 अप टिल GN, और जैसा AP में हुआ था वैसे यहाँ पे होगा। ये सब कांस्टेंट आएगा, वेल एंड गुड, बट किसके बराबर आएगा कांस्टेंट, तो दैट विल बी इक्वल्स टू द मिडिल टर्म। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो एक ही मिडिल टर्म होगा, दैट विल बी गिवन बाय दिस, ये ठीक है। इफ n इज ऑड, अगर n इवन है तो हम बोल सकते हैं 2 मिडिल टर्म होगा, एक GN/2 हो जाएगा, एक GN/2 + 1 हो जाएगा, तो फिर इनके स्क्वायर रूट के बराबर होगा। इफ n इज इवन, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन का यूज क्या हो सकता है क्विकली, कि लेट A1 A2 A3 अप टिल से A45 आर इन GP such that is equals to 7, then find, मतलब 4 टर्म दे रखे हैं, उनका प्रोडक्ट कितना है 7, then find प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ GP, ठीक है। तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, वापस देखो, A1 A2 A3 अप टिल A45 तक अगर GP में, तो A1 एंड A45 ये दोनों सिमेट्रिकली टेकन टर्म्स हैं फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड। सिमेट्रिकली टेकन टर्म्स को पहचानेंगे कैसे, कि जैसे अगर यहाँ पे A1 से शुरू करके A45 तक लिखा है, मतलब 45 टर्म्स हैं, तो लोअर सबस्क्रिप्ट का सम 1 और 45 का कितना हुआ 46 होना चाहिए। तो A2 के साथ कितना आएगा A44, तो 44 में 44 और A2 में जो 2 है उन दोनों का सम 46 आ गया, तो ये एक दूसरे के सिमेट्रिक टर्म्स हो गए, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम 7 एंड 39 को ऐड करें तो 46 आएगा, तो ये भी सिमेट्रिक टर्म्स हो गए, ठीक है। तो सिमेट्रिकली टेकन टर्म्स का GM बराबर होगा, तो A1 A7 A45 एंड A39 का फोर्थ रूट ले लें या सारी नंबर ले लें, क्योंकि सभी का प्रोडक्ट चाहिए। A1 A2 A3 अप टिल A45, ये ठीक है। अब 45 हो गया है तो ये भी 45 होना चाहिए, तो दिस इम्प्लाइज 7 रेज़ टू पावर 1/4 इज इक्वल्स टू, यही हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होल रेज़ टू पावर 1/45, तो 1/45 को उधर शिफ्ट कर दिया, तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा 7 रेज़ टू पावर 45/4, ये ठीक है। ये आ गया आंसर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक वही AM की टाइप, इंसर्शन ऑफ
GMs between two numbers. उसके अंदर लिखा कि G1, G2, G3 up till Gn are called NGMs between two numbers A and B if two numbers A and B if A, G1, G2, G3 up till Gn and B are in GP. ठीक है, वही AP की तरह चीज़ है. अगर वहाँ समझ में आया तो यहाँ पे भी अपने आप समझ में आ जाएगा. ठीक है, अब अगर ये GP है तो कुछ कॉमन रेशो होगा. तो मान लें कॉमन रेशो R है, तो इन दोनों का रेशो कितना हो जाएगा R. इन दोनों का रेशो निकालेंगे R स्क्वायर हो जाएगा. तो G1 के साथ R पे पावर 1 है, अगर हम A का रेशो निकालें. G2 के साथ A का रेशो निकालें तो R पे पावर 2 हो जाएगी. तो वैसे ही अगर हम Gn का रेशो निकालें तो R पे पावर n हो जाएगा. और एक टर्म और आगे गए, B का रेशो निकालें तो B बाई A कितना हो जाएगा R की पावर n+1. ठीक है, और दिस विल इम्प्लाई R इज इक्वल टू हो जाएगा B बाई A की पावर 1/n+1. ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज फर्स्ट GM विच इज G1 वो हो जाएगा A इंटू R. तो दिस इज इक्वल टू A इंटू R कितना है B बाई A होल रेज टू पावर 1/n+1. अब देखो इस A को अंदर ले जाओगे तो पावर में n+1 जाएगा, और इस A की वजह से अंदर तो A की पावर n+1 गया, नीचे वाले A की वजह से एक पावर कम हो गया, तो A रेज टू पावर n इंटू B आ गया 1/n+1. ठीक है, तो ऐसे ही सेकेंड GM कितना हो जाएगा G2 विच इज A इंटू R स्क्वायर. तो अगेन A इंटू B बाई A का स्क्वायर 2/n+1. 2 को अंदर ले गए, A को अंदर ले गए, तो दिस विल बी A रेज टू पावर n-1 B स्क्वायर होल रेज टू पावर 1/n+1. ठीक है, तो अब ये पैटर्न पहचान में आ गया कि A और B की पावर का जो सम है वो n+1 आएगा. तो ऐसे ही करते करते अगर हमसे पूछा जाए कि kth GM क्या आएगा, तो दैट विल बी GK, और ये तो आ ही रहा है सबका पावर 1/n+1. G2 के लिए B की पावर 2 है, तो GK के लिए B की पावर कितना हो जाएगा K, और पावर का सम हमेशा n+1 है, तो A की पावर कितना हो जाएगा n-k+1. तभी K के कैंसिल हो जाएगा और पावर का सम n+1 आ जाएगा. ठीक है, सिंपल. अब क्वेश्चन कर लेते हैं. लेट 17 GMs are inserted between 2 and 5. Then find 11th GM. ठीक है, सोल्यूशन इज सिंपल. जो भी दो नंबर देखे 2 और 5, उनका जो रेशो होगा, मतलब सेकेंड अपॉन फर्स्ट जो होगा, वो R रेज टू पावर n+1 होगा. तो अगर 17 GM इंसर्ट किया तो R रेज टू पावर 18 हो गया. दिस मीन्स R विल बी 5/2 का 18th रूट. ठीक है, अब जो G11 होगा तो G1, G2, G3 A और B के साथ मिलके GP फॉर्म करेगा. तो उस GP का सबसे पहला टर्म तो A ही होगा, दूसरा टर्म फिर G1 होगा, फिर G2 होगा.
तो G11 जो होगा वो उस GP का 12th टर्म होगा, क्योंकि A से चालू करें तो वो किसके बराबर होगा, A इंटू R रेज टू पावर, ये ठीक है, n-1। तो 12वां टर्म अगर है तो यहाँ पे पावर 11 आ जाएगी। मतलब ऐसे देखो A, G1, G2, तो G1 बेसिकली AR हो गया, तो G2 AR स्क्वायर हो गया, तो 2 है तो यहाँ पे भी R पे पावर 2 ही है, तो अगर 11 है तो R पे पावर भी 11 ही आएगी। ठीक है, A मतलब फर्स्ट टर्म इज 2 इंटू R इज 5/2 की पावर 11, तो यहाँ से आ गया, यहाँ से 1/18, 11/18। ठीक है, यही आंसर आ गया। ये आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भाई इंसर्शन ऑफ GM। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं AGP। ठीक है, AGP का मतलब क्या है कि सीधा सीधा हमने एक AP लिया, एक GP लिया, उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया। ये ठीक है, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को तो जोड़ दिया मतलब तो सीरीज बन जाएगी। AGP का जनरल टर्म क्या होगा, एक तो AP वाले टर्म्स होंगे जैसे A प्लस D, और दूसरा GP वाला टर्म होगा, तो GP मान लिया X हो गया, और फिर हो गया A प्लस 2D, ये AP का टर्म इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे चल रहा है। और अगर n टर्म्स की बात करें तो A प्लस n-1 इंटू D, ये तो AP का हो गया, और GP का n टर्म्स हो जाएगा। ये सम निकालने का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि पूरा सीरीज लिखो, उसको S बोल दिया, मान लिया A प्लस D इंटू एक्स प्लस A प्लस 2D इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टिल A प्लस n-1 इंटू D इंटू एक्स स्क्वायर n-1। अच्छा, इसमें दो चीज़ें, एक तो AP है, A प्लस D, A प्लस 2D ऐसे करके, उसका तो कॉमन डिफरेंस कितना है, D। ठीक है, दूसरा 1x एक्स स्क्वायर, ये GP है, और इस GP का कॉमन रेशो कितना है, वो है x। तो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई किया, एक टर्म शिफ्ट किया राइट में, तो इस A को मल्टीप्लाई करेंगे तो AX आ जाएगा, फिर ये A प्लस D जो है वो इधर आ जाएगा, A प्लस D इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हमें समझ में आएगा क्या हो रहा है, कि इसमें बेसिकली जो लास्ट वाला टर्म है A प्लस n-1 इंटू D इंटू एक्स रेज़्ड टू n, ये अलग से आ जाएगा। अब ये करने का फ़ायदा क्या हो गया, अगर हमने x से मल्टीप्लाई किया, एक टर्म शिफ्ट किया, तो क्या फ़ायदा हो गया कि देखो एक टर्म शिफ्ट x से मल्टीप्लाई किया, एक पावर बढ़ गया। अब एक तरफ टर्म शिफ्ट किया तो जो ऊपर नीचे टर्म्स हैं उनकी पावर बराबर है, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इफ़ेक्टिवली क्या होगा कि जो AP वाले दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं वही डिफरेंस में आएगा, और AP के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होता है D। तो उससे क्या होगा कि ये अभी तो AGP है, बट अगर हमने शिफ्ट किया, मतलब जैसे ये लिखा हुआ है, और घटाया x से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो A प्लस D इंटू एक्स प्लस D इंटू एक्स स्क्वायर, तो बेसिकली एक GP बन जाएगा। ये ठीक है, इस टर्म की वजह से आ रहा है D इंटू एक्स स्क्वायर n-1, और ये तो आगे निकल गया एक टर्म, तो जब घटाएंगे तो ये ऐसे घटेगा इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर n। ठीक है, अब सबसे ऊपर वाले में ये टोटल n टर्म्स थे, इसमें हमने एक टर्म शिफ्ट किया फिर घटाया, तो जो टर्म बाहर निकल गया उसकी वजह से एक टर्म ज़्यादा आ गया, तो ये टोटल जो है n+1 टर्म्स हो गए। इन n+1 टर्म्स में यहां से लेके यहां तक
ये कितने टर्म्स हो गए, n-1 टर्म्स हो गए। ये दिखाई दे रहा है हमें क्लियर कट कि जीपी है। पहला और आखिरी टर्म नहीं आया तो कोई बात नहीं, उसको अलग से लिखा रहने दिया। तो इस जीपी को सम कर लिया और इस 1 माइनस एक्स को इधर ले गए, तो सम जो होगा वो ऐसे आ जाएगा a/1 माइनस एक्स प्लस 1/1 माइनस एक्स तो आ ही गया। इस जीपी का सम हो जाएगा a टाइम्स r रेज टू पावर या 1 माइनस r। तो इस जीपी के लिए कॉमन रेशियो कितना है, x, तो 1 माइनस एक्स रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये ठीक है, ये हो गया। फिर लास्ट वाला टर्म माइनस a प्लस n-1 इंटू डी टाइम्स एक्स रेज टू पावर, और लेफ्ट हैंड साइड से हम 1 माइनस एक्स लेके आए हैं तो अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो मतलब ये हो गया हमारा सर। अब ये जो इतना बड़ा फॉर्मूला है, इसको याद रखने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बट अगर याद करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, दो इट इज नॉट रिक्वायर्ड। देन एंड देयर अगर मेरे को प्रोसेस पता है तो ऐसे ही कर लेंगे। तो जैसे क्वेश्चन फाइंड सम, किसका आ जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन 100 टर्म्स। तो सॉल्यूशन क्या होगा, लेट s इज इक्वल टू तो इसमें अगर 100 टर्म्स लिखा हुआ है तो लास्ट वाला टर्म क्या होगा, देखो 1 3 5, ये तो AP हो गई, इसका जनरल टर्म तो 2r माइनस 1 हो जाएगा। तो अगर 100 टर्म लिखा है तो 2 इंटू 100, 200 माइनस 1 मतलब 199। और जो जीपी वाला टर्म है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स रेज़ टू पावर 4, तो एक्स स्क्वायर से चालू हो रहा है, मतलब फर्स्ट टर्म में x पे पावर 2 है, दूसरे टर्म में x पे पावर 3 है, तो 100th टर्म में क्या होगा 101, एक ज्यादा होगा। अब इसमें कॉमन रेशियो कितना है x, तो x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, एक टर्म शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। यहां पे भी कुछ आ जाएगा, और एक टर्म जो शिफ्ट किया उससे याद आएगा। ठीक है, अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 माइनस एक्स इंटू एस विल बी इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 2x रेज़ टू पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, यहाँ तक 2 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 101। घटाया है तो ये माइनस के साथ आएगा, सही है। अब ये जो टर्म आए ये सिंपल जीपी हो गया, ये ठीक है, सॉरी पहला टर्म जो है वो जीपी का पार्ट नहीं है, ठीक है, यहां से जीपी चालू हुई तो वापस टोटल 100 टर्म, इसमें 101 टर्म, उसमें पहला और लास्ट छोड़ के ये कितने हो गए 99 टर्म्स हो गए। ठीक है, तो s इज इक्वल टू ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन लेफ्ट हैंड साइड से इतना प्लस 1/1 माइनस एक्स, 99 टर्म्स का सम हो जाएगा a विच इज 2x क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 99 अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, माइनस 199 एक्स रेज़ टू पावर 102 अपॉन 1 माइनस एक्स। ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, और एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन
अगर मान लिया हमने ऐसे लिखा अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसमें देखो नोटिस करने लायक चीज़ क्या क्या है। सबसे पहले तो हमने 3, 7, 11, 15 को अगर देखें तो 4 के डिफरेंस पे आ रहा है, तो ये तो AP हो गया, ठीक है। फिर दूसरा 1/11, 1/11 एम स्क्वायर, 1/11 क्यूब, ये क्लियर कट GP हो गया। तो एक GP हो गया जिसका कॉमन रेशो 1/11 के टर्म्स में, और AP जो है उसका कॉमन डिफरेंस जो है 4 का है। फिर इसमें एक चीज़ और आता है, इसमें ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है। तो ये जो ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है वो बेसिकली GP के साथ क्लब होगा, क्योंकि GP में ही ऐसा पॉसिबल है कि जो टर्म है वो ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ जाए, ठीक है। AP में ऐसा नहीं होगा। AP में अगर मान लिया सारे टर्म हैं वो तो या तो सारे पॉजिटिव होगा या सारे नेगेटिव ही होगा, या फिर अगर एक बार एक पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हुआ, मान पहले पॉजिटिव चल रहे फिर एक फर्स्ट नेगेटिव आया, अब जैसे एक नेगेटिव आया उसके आगे के सारे टर्म नेगेटिव ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे S विल बी 3 - 7/11 प्लस 11/11 स्क्वायर, ये इनफाइनाइट तक है। अब इनफाइनाइट तक होने का फ़ायदा क्या है कि इसमें हमें लास्ट टर्म का ट्रैक रखने की जरूरत नहीं है। तो जो इससे पहले जो आंसर आ रहे थे ना ऐसे करके बल्कि इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन, वो नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, हम कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके फिर एक टर्म शिफ्ट करके घटाते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कॉमन रेशियो विल बी -1/11, ठीक है। ऑल्टरनेट जो प्लस माइनस साइन आ रहा है वो R नेगेटिव की वजह से आ रहा है। तो एक टर्म शिफ्ट किया तो -3/11, फिर ये हो जाएगा +7/11 स्क्वायर, -11/11 क्यूब, प्लस एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी, ठीक है। घटा दिया तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 12/11s, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 3, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म 3 है वो तो नहीं बैठ रहा, बट उसके आगे जो है, चलो ऐसे कर सकते हैं कि -4/11 कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा -1/11, ठीक है। तो इसको सम कर लिया आराम से GP की तरह, तो 3 - 4/11 और ये हो जाएगा A/1 - R, तो वो 12/11, ठीक है। 4, 3, सो इट विल बी 3 - 1/3 विच इज 8/3। कौन है 8/3? 12/11s। तो यहां से S कितना आ जाएगा? तो ये 11 उधर गया, तो 11 × 2 विल बी 22/9, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस सीरीज का, विच इज एन AGP। आगे बढ़ते हैं फिर, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और HP, ठीक है। HP में बेसिकली ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या होगा कि इसके जो टर्म्स का रेसिप्रोकल होगा, अगर हम सारे टर्म्स को पलट दें तो AP आ जाएगा। तो जितने भी रिजल्ट्स हैं वो बेसिकली AP की तरफ से ही निकालेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट, फॉर HP
reciprocal of the terms will be in AP. ठीक है, reciprocal of the terms will be in AP. Second, a general GP can be taken as जनरल जीपी कहाँ से आ गया, जनरल एचपी कैन बी टेकन एज, वही अपने एपी के टर्म्स का रेसिप्रोकल लिख लिया, ए प्लस डी, ठीक है, 1/a प्लस 2d, ये ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि अगर हम ये बोलेंगे केथ टर्म क्या है टी के, तो वो तो निकल आएगा 1/, नीचे एपी का केथ टर्म लिख दो तो वो आ जाएगा ए प्लस के माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और एस एन के लिए देयर इज नो फॉर्मूला। तो एचपी में कोई ऑफ कोर्स ये बोलेगा नहीं कि पहले 20 टर्म का समेशन बताओ, क्योंकि अगर एचपी है, ठीक है, मतलब नॉन कांस्टेंट एचपी होना चाहिए। अगर एचपी है और हमें 20 टर्म का सम निकालना है तो वो 20 टर्म हमें मैन्युअली ऐड ही करनी पड़ेगी, तभी निकाल सकते हैं। वैसे तो जो मैक्सिमम चीज़ है एचपी में वो एपी से ही आएगा, बस एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है या इम्पॉर्टेंट नोट क्या है कि अगर मान लिया x1, x2, x3 एंड सो ऑन, ये अगर HP में है तो इनका रेसिप्रोकल ले लिया तो 1/x1, 1/x2, 1/x3 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे AP में हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग AP जिसको बोलते हैं। अब मान लिया इनका कॉमन डिफरेंस स्मॉल d है, ठीक है, तो पहले वाले टर्म को लिखने से क्या आ जाएगा 1/x2 माइनस 1/x1 इज इक्वल टू डी। अगर इसमें एलसीएम लिया तो you'll get x1 माइनस x2 इज इक्वल टू डी टाइम्स x1 x2। ऐसे मान लिया हम दूसरे और तीसरे की बात कर लेते हैं, तो 1/x3 माइनस 1/x2 इज इक्वल टू डी आ जाएगा, तो दिस विल बी x2 माइनस x3 इज इक्वल टू डी टाइम्स x2 x3, ठीक है। एक और करके देख लेते हैं, अगर हम 1 और 3 की बात करें तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2d आ जाएगा, तो 1/x3 माइनस 1/x1 ये हो जाएगा 2 टाइम्स d। फिर इसको सिंप्लीफाई करें तो x1 माइनस x3 विल बी इक्वल टू 2d x1 x3, ये ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस वाले केस में कि जो जीपी में एचपी में जो टर्म है x1, x2, x3, इनका डिफरेंस जैसे x1 माइनस x2 वो d टाइम्स x1, x2 हो गया, मतलब इन्हीं का डिफरेंस प्रोडक्ट के बराबर हो गया। फिर ऐसे इन दोनों का डिफरेंस प्रोडक्ट के बराबर हो गया विद सम कोफिशिएंट, तो x1 माइनस x3 ये भी दो टर्म है इसी एचपी के, तो इनका डिफरेंस भी इसी का प्रोडक्ट इनटू समथिंग। अब ये जो समथिंग है वो क्या है, बेसिकली इन दोनों के बीच में जितना भी डिफरेंस है उतने टाइम्स डी, ठीक है। तो मतलब दूसरा अगर ये 3 है तो 3 माइनस 1 टाइम्स डी, तो 3 माइनस 1 हो गया 2d, यहाँ पे 3 माइनस 2 कितना हो गया d। तो ऐसे ही अगर मान लिया हमने लिखा x3 एंड x11, सो दिस विल बी इक्वल टू 11 में से 3 गया तो बचेगा 8 टाइम्स d, और इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट x3 x11, ठीक है, इसी की लाइन पे। अब इसको अगर हम जर्नलाइज कर दें तो xi माइनस xj विल बी j माइनस i टाइम्स d, जो भी कॉमन डिफरेंस है, इंटू xi इंटू xj, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला है विच इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी तो
HP में हमने क्या बोला कि अच्छा, एक चीज़ ये भी ध्यान रखने वाला है कि जैसे हमने उन्होंने HP में एक करस्पॉन्डिंग AP के टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लिया, तो केवल जो टर्म्स होगा उनकी वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा। ऐसा नहीं कि हर चीज़ का हम रेसिप्रोकल लेते चले जाए। जैसे सम है, सम का तो कोई फॉर्मूला ही है, ऐसे नहीं कर सकते हम करस्पॉन्डिंग AP निकाल के, AP का सम निकाल के उसका रेसिप्रोकल लेना, दैट इज नॉट अलाउड। ये ठीक है, क्योंकि अगर HP के टर्म्स का सम चाहिए होगा तो आई वुड बी रिक्वायरिंग समथिंग लाइक 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 ऐसे करके, और AP को सम करके हमने रेसिप्रोकल किया, मतलब HP के लिए तो हमें क्या होगा, ये चाहिए होगा 1 करस्पॉन्डिंग AP A प्लस डी A प्लस 2D, ये सब तो AP में हो गए, उसका रेसिप्रोकल HP में हो गया, तो सम के लिए हमें ये चाहिए। अगर हम AP को सम करें तो A प्लस डी प्लस A प्लस 2D प्लस एंड सो ऑन, ये आएगा। अब सम करके रेसिप्रोकल ले लें तो यू कैन सी ये दोनों चीजें बराबर थोड़ी हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ कुछ बच्चों को हमने एक्सट्रीम पे जाते हुए देखा है कि अगर मान लिया वो बोले कि AP का 5वां टर्म, तो ऑफ कोर्स जो करस्पॉन्डिंग HP होगा उसका जो टर्म का रेसिप्रोकल लेंगे वो भी 5वां ही टर्म होगा ना। 1/5वां टर्म तो नहीं हो जाएगा, 1/5 तो इंटीजर ही नहीं है, तो उतना टर्म कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखा। और आगे बस हार्मोनिक मीन, या जिसको हम बोलेंगे HM, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट, अच्छा HM भी क्या टर्म का रेसिप्रोकल ले सकते हैं। अगर मान लिया कुछ क्वांटिटीज दे रखी है अल्फा बीटा गामा, इनका मेरे को HM चाहिए, तो व्हाट आई विल डू, इन टर्म्स का पहले रेसिप्रोकल लिया, तो 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा, उनका हमने AM निकाला, ठीक है। और फिर उस AM को हमने पलट लिया, टर्म को तो पलट लेते हैं, टर्म की वैल्यू को तो पलट लेते हैं, तो HM आ जाएगा। तो अगर हमने बोला कि H1 ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये ठीक है, मान लिया यही 4 क्वांटिटी, या चलो एन टर्म्स ले लेते हैं, मान लिया अल्फा 1 अल्फा 2 अप टिल अल्फा n विल बी इक्वल्स टू, इन सब का रेसिप्रोकल लिया 1/अल्फा 1/अल्फा 2 एंड सो ऑन 1/अल्फा n, ये रेसिप्रोकल्स हो गए। इन रेसिप्रोकल्स का AM निकाला, तो अब ये वाली जो चीज है वो AM हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो हमारे पास HM आ जाएगा, तो इस वाले n को ऊपर ले गए, सो दिस विल बी इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 1/अल्फा 1 प्लस 1/अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/अल्फा n, ये हो गया हमारा HM, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इन पर्टिकुलर, ये ठीक है। अगर माने दो ही नंबर है HM और हार्मोनिक मीन ऑफ A, B, दैट विल बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो ये आएगा 2 और डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल का सम, दिस इज 2। अगर इसको सिंप्लीफाई किया तो आ जाएगा 2AB अपॉन A प्लस B, ये ठीक है, ये याद रखा। तो अगर मान लिया A और B का AM जो है वो A है, GM जो है वो G है, एंड HM जो है वो अगर H है, तो दिस वुड इम्प्लाई H इज इक्वल्स टू, अब ये A प्लस B बाई 2, अगर इस 2 को नीचे ले आए तो A प्लस B बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, AM के बराबर A, और ये जो ऊपर AB लिखा है ये बेसिकली GM का स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस विल बी A इंटू H बराबर G स्क्वायर हो गया दो नंबर्स के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें कि HM ऑफ 1 to 7 कितना होगा, तो 3 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेसिप्रोकल्स,
इट इज इक्वल टू, अगर एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 14, उसको न्यूमरेटर में लेके तो 3 इंटू 14 डिवाइडेड बाई, इस 1 की जगह आ जाएगा 14 प्लस 7 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 42 और ये कितना आ जाएगा 23, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर बाकी सब तो देखो वही प्रोसीजर है। अगर हम बोले इंसर्शन ऑफ एचएम, हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। ठीक है, तो H1, H2, H3 up till Hn are called NHMs between A and B if between A and B if A, H1, H2 up till Hn B are in HP। ठीक है, अगर ये सारे नंबर HP में हैं तो उनको HM बोलेंगे। वही जैसा GM में बोला था, जैसा AM में बोला था, एग्जैक्टली वही चीज है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे कि 1/A, 1/H1, 1/H2 and so on, 1/Hn and 1/B, ये सारे नंबर AP में होने चाहिए। ठीक है, तो निकाल लिया। AP का मतलब क्या है कि जैसे अब तुम्हें अगर याद है, जैसे हमने AM इंसर्ट किया था, तो AM में तो हमने कुछ ऐसे बोला था कि अगर मान लिया दूसरा AM है, नंबर ऑफ AMs कितने हैं, मान लिया n। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पहला AM है तो टोटल ये n+1 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो जो पहला AM है वो 1:n की रेशो में डिवाइड करेगा, दूसरा AM जो है वो 2:n-1 की रेशो में डिवाइड करेगा। तो अगर मेरे को 1/H1 चाहिए होगा तो सेक्शन फॉर्मूला लगा लिया, 1 को इधर मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 1/B प्लस n इंटू 1/A अपॉन n+1, ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उल्टा कर लिया तो आ जाएगा AB टाइम्स n+1 होल डिवाइडेड बाई n टाइम्स B प्लस 1 टाइम्स A, ये आ जाएगा पहला HM। ऐसे जो H2 होगा वो 2:n-1 की रेशो में डिवाइड होगा। ठीक है, तो H2 भी 2 इंटू 1/B प्लस n-1 इंटू 1/A होल डिवाइडेड बाई n+1। दिस वुड इम्प्लाई H2 बराबर वही AB n+1 डिवाइडेड बाई n-1 के साथ B आ जाएगा, 2 के साथ A आ जाएगा। अगर हम इसको जनरलाइज कर लें तो 1/HK जो होगा वो किस रेशो में डिवाइड होगा, K/n-K+1 होल डिवाइडेड बाई n+1। तो kth HM will be n+1 into AB whole divided by K टाइम्स A, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर है। तो ये हो गया हमारा इंसर्शन ऑफ HMs। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। लेट 19 HMs are inserted between 2 and 5। ये ठीक है, देन फाइंड 13th HM।
तो देखो आंसर हम ऐसे निकाल सकते हैं, 13 HM है तो हमने लिखा 1/H13, ठीक है। अब 2 और 5 के बीच में अगर HM निकाला है तो हमने 1/2 एंड 1/5 ले लिया, ये ठीक है, 1/2 1/5 और ये 1/H13 है। ये किस रेशो में डिवाइड करेगा? टोटल अगर 19 है तो n+1 कितना हो जाएगा? टोटल अगर 19 है तो n+1 हो जाएगा 20। तो 13th HM का मतलब क्या? 13:7 की रेशो में। तो 7 इधर मल्टीप्लाई किया, 13 इधर मल्टीप्लाई किया, तो दिस विल बी 7 × 1/2 प्लस 13 × 1/5 होल डिवाइडेड बाई 20 होल डिवाइडेड बाई n+1 है, तो आ जाएगा 35 प्लस 26 होल डिवाइडेड बाई 200 और H13 विल बी, ये 5 × 2 10 आ जाएगा, वो 20 से मल्टीप्लाई पे, तो 200/61। हाँ, ये हमारा आंसर आ गया इसका। चलो भाई, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन 1, इफ A, B, C, D are in HP, then prove that AB plus BC plus CD बराबर 3AD। सॉल्यूशन, मान लिया A, B, C, D ये तो HP हो गया, जो करस्पॉन्डिंग AP हो गया, ये क्या है? करस्पॉन्डिंग AP, इसका कॉमन डिफरेंस कैपिटल D है। तो उस हिसाब से अगर हम लिखें A माइनस B, ठीक है, ये तो कॉन्जुगेटिव टर्म्स हो गए A माइनस B, तो वो आ जाएगा D टाइम्स इन्हीं का प्रोडक्ट, ठीक है। वो जो हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट बोला था कि xi माइनस xj को लिख सकते हैं j माइनस आई टाइम्स d, वही वाला रिजल्ट यूज करके। फिर ऐसे आ जाएगा b माइनस c बराबर d टाइम्स bc, फिर ऐसे आ जाएगा c माइनस d बराबर आ जाएगा d टाइम्स cd। अब इन दोनों तीनों को जोड़ दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा a माइनस d, उधर बचेगा कैपिटल D टाइम्स AB प्लस BC प्लस CD, ठीक है। A माइनस डी भी इसी लॉजिक से, ये ठीक है, एक डिफरेंस, दो डिफरेंस, तीन डिफरेंस, ये भी क्या है? HP में है, तो इनका जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 3D टाइम्स AD, ठीक है। अब ये वाला D और ये वाला D कैंसिल हो गया और यहां से इधर तो बचा 3AD और उस साइड बचा AB प्लस BC प्लस CD, तो बस हैंस प्रूव्ड। अगर वो रिजल्ट याद कर रखा है तो फिर ये क्वेश्चन तो इज वेरी सिंपल, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 सेज इफ A, B, C are in HP, then prove that कि A माइनस B अपॉन B माइनस C अपॉन इज इक्वल टू AC। सोल्यूशन, ठीक है। अगेन वेरी सिंपल, अगर ABC HP में है तो मान लिया जो करस्पॉन्डिंग AP है 1/A 1/B 1/C, इनका कॉमन डिफरेंस D है, ठीक है। तो A माइनस B, ये तो कॉन्जुगेटिव टर्म्स हो गए और छोटे में से बड़े को घटा रखा है, B माइनस A को होगा तो माइनस D आएगा राइट हैंड साइड पे, A माइनस B है तो D टाइम्स इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट, ये ठीक है। फिर ऐसे ही B माइनस C हो जाएगा D टाइम्स इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट B और C। अब डिवाइड कर दिया इसको, तो A माइनस B अपॉन B माइनस C बराबर DAB अपॉन DBC, तो D कैंसिल, B कैंसिल, तो कितना हो जाएगा A अपॉन C। यही प्रूव करना है।
तो अगेन हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, विच सेज if A, B, C are in HP, ठीक है, then prove that 1 upon B minus A plus 1 upon B minus C is equals to 1 upon A plus 1 upon C, ठीक है। ये हो गया। तो एक तो 1 अपॉन B माइनस A, एक तरीका तो अगेन वैसे ही ट्राई करके देखते हैं। ये अगर कॉमन डिफरेंस मान लिया, इनके करस्पॉन्डिंग AP जो होगा 1 अपॉन A, 1 अपॉन B, 1 अपॉन C, इसका कॉमन डिफरेंस मान लिया D है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया, 1 अपॉन B माइनस A प्लस 1 अपॉन B माइनस C विल बी इक्वल्स टू B माइनस A उल्टा हो गया, बड़ा माइनस छोटा हो गया, ये तो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन DAB प्लस B माइनस C, B छोटे वाला है मतलब पहले आ रहा है, छोटे का मतलब ये है D इंटू BC, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन D इंटू ABC। अगर हम कॉमन ले लें तो ऊपर आ जाएगा A माइनस C, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब ये जो A माइनस C है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं DABC। अब A माइनस C भी ऐसे डिफरेंस हो गया, छोटा माइनस बड़ा, तो दैट वुड बी 2 इंटू DAC, A माइनस C हो गया इन दोनों का डिफरेंस, तो वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ D इंटू AC, ठीक है। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, D और D कैंसिल हो गया, ठीक है, AC और AC कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली क्या बचा, 2 अपॉन B, ठीक है। अब 2 अपॉन B को तुम ऐसे देखो, 1 अपॉन A, 1 अपॉन B और 1 अपॉन C, ये अगर AP में है, ठीक है, तो 3 टर्म AP में होने का मतलब क्या है कि बीच वाले टर्म्स का ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन B विल बी 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन C। तो ये जो 2 अपॉन B है इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन C, ठीक है। मतलब अगर अल्फा बीटा गामा AP में है तो 2 बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा होगा ना, वही वाली चीज हमने यूज की यहाँ पे। दूसरा देखो, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अगर इसमें देखने में दिक्कत है, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 अपॉन B को हम लिख सकते हैं 2AC अपॉन A प्लस C। ये तो हमने बताया था जो B बीच वाला नंबर है वो HM होगा A और C का। अगर ABC HP में है तो B A और C का HM होगा, तो HM होगा तो हमने उसको ऐसे लिख सकते हैं 2AC अपॉन A प्लस C। 2 कैंसिल हो गया तो ये A प्लस C अपॉन AC आ गया, वहां से भी ये आ जाएगा, ठीक है। ये ऑल्टरनेट है यहां से यहां तक पहुंचने का, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड the greatest and the least term of HP 94, 97 and so on। ये ठीक है, इस HP का ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट टर्म चाहिए।
चालू करते हैं सॉल्यूशन। HP is 94, 97, एंड सो ऑन। तो करस्पॉन्डिंग AP क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ले लिया 1/94, 1/97, just 1 minute। अरे 94, 97, चलो दोबारा लिख लेते हैं। जो HP था वो क्या था 94, 97, एंड सो ऑन। जो करस्पॉन्डिंग AP आएगा वो क्या आएगा 1/94, 1/97 एंड सो ऑन, ऐसे करके आएगा। तो इसका D कितना हो जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस D हो जाएगा 1/97 माइनस 1/94। तो दैट विल बी LCM लेंगे तो -3/97 इंटू 94, ये हो गया। अब इसका जो जनरल टर्म होगा TN वो हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू D, तो -3/97 इंटू 94। ये ठीक है। जो D है इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो नेगेटिव है, तो इस AP में क्या होगा, AP के अंदर क्या होगा कि पहले तो ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव टर्म चलते जाएंगे, ठीक है, बीच में जाके लास्ट पॉजिटिव टर्म आएगा, उसके बाद जो अगला टर्म है वो या तो 0 होगा या नेगेटिव होगा, और उसके बाद सारे टर्म फिर नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो इन पॉजिटिव टर्म्स का जो रेसिप्रोकल होगा वो HP में जाके पॉजिटिव टर्म देगा, और जो नेगेटिव टर्म का रेसिप्रोकल होगा वो HP में जाके नेगेटिव टर्म देगा, ठीक है। तो अब मेरे को ये जानना है कि ये लास्ट पॉजिटिव टर्म कौन सा है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको 0 के बराबर कर दिया, ठीक है। मैं ये देख रहे हैं कि 0 नंबर का टर्म कौन सा है, सो दिस वुड इम्प्लाई 3 टाइम्स n-1/97 इंटू 94 इज इक्वल्स टू 1/94। तो 94 कैंसिल हो जाएगा, n-1 कितना हो जाएगा 97/3, या n कितना हो जाएगा 100/3 विच इज 33.3333। तो ये वैल्यू तो इंटीजर नहीं आया, तो इंटीजर नहीं आया इस बात का मतलब क्या है कि इंटीजर नहीं आया इस बात का मतलब ये है कि इसमें कोई भी टर्म 0 नहीं है, ठीक है। एंड ये 33rd टर्म है जो लास्ट पॉजिटिव टर्म है, एंड ये 34th टर्म है जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होने से पॉजिटिव टर्म के अंदर क्या होगा कि वैल्यू लगातार घटता हुआ चला जाएगा AP के अंदर। अगर इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो वैल्यू बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि फॉर HP 33rd टर्म विल बी द ग्रेटेस्ट, ये ठीक है। अब नेगेटिव के अंदर जो फर्स्ट 34th टर्म आएगा वो पहला नेगेटिव टर्म आएगा, उसके बाद और बड़ा नेगेटिव टर्म आएगा, फिर और बड़ा नेगेटिव टर्म आएगा मैग्नीट्यूड वाइज। जब उसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल लेने पे मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू घटता जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा किसका हुआ रेसिप्रोकल लेने पे 34th टर्म का, HP के अंदर की बात करें, एंड वो नेगेटिव है, तो अमंग नेगेटिव नंबर्स वो सबसे छोटा टर्म हो जाएगा। जैसे -1, -2, -5 लिखें तो -5 सबसे छोटा टर्म है ना, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ा है एंड नेगेटिव है। तो 33rd टर्म विल बी द ग्रेटेस्ट,
और वो हो कितना जाएगा, तो H33 बराबर ये जो Tn है इसी में 1/94 प्लस n की जगह 33 रख दिया, मतलब 33 रख दिया तो आ जाएगा 32 इंटू -3/97 इंटू 94. सो दिस इज 97 माइनस 96/94 तो ये आ जाएगा 1 इतना, ये तो कितना हो गया, AP हो गया. HP का टर्म हो जाएगा 97 इंटू 94, ये तो हो गया ग्रेटेस्ट टर्म. एंड द लीस्ट टर्म विल बी H34. ठीक है, तो यहां पे AP का ये तो A33 टर्म था, AP का A34 टर्म क्या हो जाएगा 1/94 97, ये ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कितना था -3 इतना, तो इसमें एक बार और ये जोड़ दिया 94 97, तो विच इज -3/94 90 सॉरी -2 इतना, ये हो जाएगा. तो ये जो लीस्ट टर्म है वो हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल -94 97/2, ये इसका सबसे छोटा टर्म है. ठीक है.